जय हिंद। देखिए डेली जीके जीएस के ये सेट नंबर 43 है। इससे पहले हम आपको 42 करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। और जैसा कि आपको बता दें, इसमें 50 प्रश्न रहता है ये खान सर का टीम के द्वारा, जिसमें जीके साइंस और करंट अफेयर भी रहता है। तो इस तरह से पूरी कंप्लीटली इसमें जीएस आपको मिलेगा। कहीं भी आपको एग्जाम वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा यह आपको हेल्पफुल हो जाता है तो सेट। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम लोग सीधे अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। और हम लोग का पहला से क्वेश्चन क्या कहता है कि किस ग्रह जो कि अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो वैसे तो पृथ्वी से अधिकतम जब दूरी पर रहती है सूर्य तो उसको क्या कहा जाता है, ऑब्सर्वर कहा जाता है। और ये किस दिन होता है तो याद रखिएगा 4 जुलाई को होता है। जबकि न्यूनतम दूरी आपको कहाँ पे होता है, उपसौर के दिन होता है। और ये कहिया होता है तो आपको याद रखा होगा कि 3 जनवरी को होता है। तो ये सभी फैक्ट्स भी आपको रिकॉल करके चलना होगा। जो उसके अलावा देख लीजिए 4 जुलाई का अधिकतम दूरी पे होता है तो उस दिन कितना दूरी होता है तो याद रखिएगा 15.21 करोड़ किलोमीटर की होती है। जबकि न्यूनतम जब दूरी होता है 3 जनवरी को उस दिन कितना होता है तो याद रखिएगा 14.70 करोड़ किलोमीटर रहता है। जबकि दोनों का अगर औसत अगर देखा जाएगा कितना किलोमीटर होता है तो आपको याद रखिएगा वह 14.98 करोड़ के आपके मतलब एक के साथ में या आपको यह औसत दूरी देखने को मिलता है पृथ्वी और सूर्य के बीच का। इसके अलावा ये देखिए पेरिजी और ये अपोजी है, तो ये एथी से संबंधित है चांद से, क्योंकि चांद भी जब पृथ्वी के नज़दीक होता है उसे याद रखिए जब नज़दीक होता है उसे उपभू कहा जाता है। जब अधिकतम दूरी पर होता है उसे तो अपभू कहा जाता है, अपभू इस तरह से। तो याद रखिएगा चांद वाला भी रिकॉल हमने आपको करा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल है तो याद रखिएगा कितना 89 है। आपको 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है तो आपको 2 आप जानते हैं कौन कौन सा है। ये आपका ये बुध और शुक्र है। तो इसके पास बुध के पास भी कोई नहीं, शुक्र के पास भी कोई नहीं। और इसके बाद स्थान आता है पृथ्वी का। तो याद रखिएगा वो आपका पृथ्वी का आपका एक है जो कि चंद्रमा हो गया। और इसके अलावा जो मंगल का देखेंगे तो 2 होता है, जो कि एक मतलब क्या होता है, एक डिमोस होता है और एक आपको कौन सा होता है तो फोबोस होता है। और इसके बाद अगर मंगल के बाद देखेंगे तो शनि का जो कि अभी तक का सबसे अधिकतम है लगभग 145 इसके पास में चंद्रमा यानी कि उपग्रह है। और उसके बाद आपको ये वाला बृहस्पति का दूसरा स्थान पे आपको आता है। उसी तरह से अरुण के पास में आपको याद होगा कितना होता है तो 27 होता है, वरुण के पास 14 होता है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने आपको रिकॉल करा दिया। बाकी याद रखिए पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, शनि को काला ग्रह कहा जाता है और इसके अलावा बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है, मंगल को आपको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, अरुण को आपको हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है उपनाम। तो ये सभी फैक्ट्स भी आप रिकॉल करते चलेंगे यहाँ पे। चलिए निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा आपको नहीं गुजरती है तो याद रखिए वो आपको जायरे से नहीं गुजरती। इसके अलावा ये चीन और भारत इससे तो आपको होकर गुजरती है। बाकी जैसे अगर आप देखेंगे तो भारत का ये कर्क रेखा बीचों बीच से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से तो 8 राज्यों से गुजरता है। इस तरह से गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़, उसके बाद में झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह से टोटल 8 राज्यों से होकर आपका कर्क रेखा गुजरती है भारत के बीचों बीच से। चलिए अन्य क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। तो अगला क्वेश्चन, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी आपका कौन सा है तो याद रखिए वो कौन सा है तो आपको किलायु है। और जब ज्वालामुखी का राख एथी हो जाता है, जम जाता है, मतलब गिर करके ठंडा हो जाता है तो उसे याद रखिएगा उसे टॉप के नाम से आपको जाना जाता है। लेकिन अधिकतम ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी पूछेगा तो आपको कोटोपैक्सी है, जो कि कहाँ पे आपको देखने को मिलता है तो इक्वाडोर में मिलता है। और ये फ्यूजियामा तो आपको जापान में आपको देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के जिस सतह से परावर्तित होती है तो याद रखिए वो दीर्घ रेडियो तरंग कहाँ से आपको होता है तो आयन मंडल से आपको परावर्तित होते हैं। इसके अलावा सेटेलाइट वगैरह भी आपको यही सेटेलाइट का लेकर ही आपको दीर्घ रेडियो तरंग के बारे में बताया गया। उल्का पिंड वगैरह आपको यहीं पे आयन मंडल में ही आपका गिरता है। क्षोभ मंडल में जैसे आपको पता है कि इसमें मतलब बादल वगैरह बनते हैं, बारिश वगैरह भी सब कुछ यहीं पे होती है, गर्जन वगैरह, हेलीकॉप्टर भी क्षोभ मंडल में ही आपको उड़ता है, आंधी तूफान वगैरह सब कुछ आपको क्षोभ मंडल में ही होगा। बाकी समताप मंडल में यहाँ पे आपको ओजोन की परत देखने को मिलती है और एरोप्लेन भी आपको समताप मंडल में ही आपको उड़ता है। तो ये सभी फैक्ट्स आप रिकॉल कर लीजिए। चलिए किस महाद्वीप को जो कि प्रायद्वीप महाद्वीप के नाम से आपको जाना जाता है तो याद रखिए किसको तो यूरोप को कहा जाता है, क्योंकि 3 तरफ से जब ये घिरा हुआ रहता है, 3 तरफ से जब जल से घिरा रहता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्रायद्वीप कहा जाता है। जबकि ये प्रायद्वीपीय महाद्वीप के रूप के अंतर्गत आपको ये यूरोप आ जाता है। और सबसे बड़ा अगर प्रायद्वीप पूछेगा तो आपको अरब प्रायद्वीप आपका होता है। और अफ्रीका को याद रखिएगा, इसको पठारों का महाद्वीप के नाम से आपको जाना जाता है।
चलिए, धूप से बचने के लिए छाते में रंग जो कि से कौन सा सबसे अधिक उचित होता है? तो याद रखिएगा उसमें ऊपर की ओर उजला रहता है, नीचे की ओर काला रहता है। उजला इसलिए रहता है कि सभी रंगों को परावर्तित कर देता है, और नीचे की तरफ काला इसलिए रखा जाता है कि हमारे बॉडी का, शरीर का जो भी ऊष्मा होगा ये काला क्या करेगा, नीचे से वो अवशोषित कर लेगा, और अवशोषित करके फिर बाहर की ओर उजला से ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये इस तरह से छाता आपको बनाया जाता है। अब की जबकि धूप वाला चश्मा रहता है तो याद रखिए वो क्रूक्स कांच का बना रहता है, उसका 0 डायप्टर रखता है। चलिए, 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समानांतर तारों में प्रवाहित धारा क्या कहलाती है जब दोनों तारों के बीच के मतलब लंबाई मीटर में 2 × 10⁻7। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, -7 है, याद रखिएगा 10⁻7 का न्यूटन का बल जो आरोपित होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिए उसे एम्पियर के नाम से जाना जाता है। बाकी ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक आपका कैंडेला हो गया, बल का ऐसा ही मात्रक आपका न्यूटन होता है, आवेश का ऐसा ही मात्रक आपका कूलम्ब होता है, और विद्युत धारा का एम्पियर आपका क्या होता है कि एम्पियर होता है। ए इस तरह से लिखते हैं, जबकि यही ए 0 कर देते हैं तो ये एंगस्ट्रम हो जाता है, जबकि तरंगधारा का ऐसा ही मात्रक होता है। चलिए, 10 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। तो विद्युत परिपथ में फ्यूज को जो आता है कि किस में जोड़ा जाता है? तो याद रखिए गर्म तार में आपको वह लगाया जाता है, और फ्यूज का क्या होता है कि आपका निम्न गलनांक होता है, और इसे निम्न गलनांक इसलिए रखा जाता है क्योंकि धारा अधिक होने से वह गल के परिपथ को तोड़ देता है। जिससे क्या होता है कि घर के सभी तारे और बल्ब वगैरह जो भी मशीन रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सभी के सभी बच जाता है। जो ये फ्यूज होता है तो याद रखिएगा वह किससे होता है? आपको शीशा और क्या होता है कि टीन से होता है, और न्यूनतम इसमें गलनांक याद रखिएगा तो लगभग टीन का ही आपका होता है, यानी कि 235 के आसपास होता है, जबकि शीशा का गलनांक आपको मतलब ये 300 के आसपास में आपको देखने को मिलता है। तो चलिए, क्वार्ज के अवयव का मतलब सिलिकॉन के क्वार्ज में क्या क्या पाया जाता है? क्वार्ज यानी कि आप जिसको आम बोलचाल की भाषा में बालू कहते हैं, तो याद रखिए SiO2 यही आपका होता है। तो क्वार्ज में देख लीजिए इस तरह से आपका तो सिलिकॉन होता है, इसके अलावा कौन सा होता है? तो आपको ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन के हिसाब से 11 का आपका आंसर ए होगा, ऑक्सीजन। 12 नंबर, किसी पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं, तो याद रखिए वो कौन से परमाणुओं में एक ही पदार्थ के? तो वो हो गया ऑक्सीजन हो गया, कि ऑक्सीजन देख लीजिए यह O2 हो गया, यानी कि दो मतलब सेम परमाणु मिल करके एक अणु का निर्माण कर रहे हैं। जबकि जल में तो देख लीजिए ये H2 है, ये अलग अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये अलग अलग हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड ये भी आपका अलग अलग हो गया। चलिए, 13 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आएंगे। एक तत्व का जो कि द्रव्यमान संख्या A है और उसका क्या है? परमाणु संख्या Z है, इस तत्व में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो याद रखिएगा इसका, तो इस तरह से अगर देख लीजिए, क्योंकि मान लीजिए कोई एगो तत्व X होता है और उसकी परमाणु संख्या है आपका इस तरह से Z होती है, और उसका द्रव्यमान संख्या A होता है। तो जब इसमें न्यूट्रॉन निकालते हैं हम लोग, तो न्यूट्रॉन तो बाहर में से यानी कि A - Z इस तरह से अगर निकालते हैं तो ये हमारा न्यूट्रॉन निकल जाता है। अब बाकी उसका परमाणु जो संख्याएं होती है तो याद रखिए, तो वह क्या होती है आपको? परमाणु संख्या है, यानी कि तो इस तरह से आपको ये Z हो गया, यानी कि प्रोटॉन ही होता है और इलेक्ट्रॉन भी आपको उसके ही समान होता है। चूंकि किसी तरह का आयन नहीं निर्माण किया है तो यही होगा। तो इस तरह से अगर देख लीजिए तो आंसर आपका 13 का C हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या A - Z, उसके बाद प्रोटॉन भी आपका Z, और यह आपका इलेक्ट्रॉन भी आपका Z हो गया। चलिए, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और हिमांक यानी कि आपका ये फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा नमक मिलाने से क्या होता है? क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है कि आपका बढ़ जाता है, और उसका हिमांक क्या होता है कि घट जाता है, लगभग -22 डिग्री सेल्सियस तक घट जाता है। इसीलिए आइसक्रीम इसमें आसानी से मतलब नमक मिलाने से बन जाता है जल्दी। तो इस तरह से आपको यही सिद्धांत आपको अपनाया जाता है, इस पर देखिएगा। चलिए, टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक जो टेपों पर जिस पदार्थ का लेप आपका होता है तो याद रखिए वह क्या कौन सा होता है? तो वो आपको आयरन के ऑक्साइड को मतलब उस पर रिकॉर्ड किया जाता है। और फिक्सर के रूप में याद रखिएगा सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। 16 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आएंगे। चमकती हुई धातु जो फलक जिसमें एक खुरदरे काले धब्बे है को लगभग 1400 केल्विन तक गर्म किया जाता है और तुरंत बाद एक अंधकार कमरा में लाया जाता है, तो कौन सा एक कथन सही होगा? तो याद रखिए वह क्या होगा कि फलक के ऊपर सभी जगह अपेक्षा धब्बा उजलतर दिखाई देगा, यानी कि वही ज़्यादा ऊष्मा को क्या करेगा? अवशोषित करेगा, तो वह क्या होगा कि चमकेगा उसमें अंधेरा में आपको। चलिए, कौन सा एक सदिश राशि है? तो आपको यहाँ पे देखेंगे हम लोग सदिश राशि इसमें से कौन है? तो विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वही आपका सदिश है। बाकी विद्युत धारा तो ये अदिश हो गया, स्थिर विद्युत ऊर्जा हो गया, विभव, ये सब आपको अदिश के रूप में आपको आता है।
चलिए 18 नंबर प्रश्न हम लोग का कह रहा है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर, पद अगर त्याग पत्र करना चाहे तो किसको त्याग पत्र दे सकता है? तो याद रखें वो अपना उपाध्यक्ष को दे देता है, लेकिन ये विधानसभा का है। अगर विधान परिषद का, अगर यहीं पे अगर आपको पूछा जाता है कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष किसको देता है तो उपाध्यक्ष को देता है, लेकिन अगर यही पूछता है कि राज्यसभा का सभापति किसको देता है तो वहाँ पर याद रखेगा उपसभापति को नहीं देता है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति आपका कौन सा होता है कि उपराष्ट्रपति आता है, और वह किसको अपना त्यागपत्र देगा? आपको राष्ट्रपति को देगा। तो यहाँ से ये चीज़ आपको रिकॉल करके ये भी रखना है। चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 19 नंबर प्रश्न हम लोग का कह रहा है कि इस भारतीय संविधान के अनुसार निम्न के विषय पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की मतलब आवश्यकता होती है। कितना? 2/3 बहुमत। प्लस में क्या होता है कि आपको आधे से अधिक राज्यों की आवश्यकता होती है। तो चलिए देखते हैं इसमें से ऑप्शंस के अनुसार, क्योंकि जब इसमें संघीय प्रावधान को परिवर्तन करना हो, संशोधन, तो इसमें ज़रूरत पड़ता है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार वगैरह, ये भी सही है, इसमें भी आपको ज़रूरत पड़ती है संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी कि 368 का, तो ये भी आपको ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये आपका तीनों के तीनों इसका आंसर सही है। तो 1, 2 और ये 3। इस तरह से 19 का आपका ए नंबर हो जाता है। 20 नंबर प्रश्न की ओर आएंगे तो हम लोग का 20 नंबर प्रश्न कहता है क्षेत्रीय परिषद का मुख्य आपको कार्य क्या है? तो क्षेत्रीय परिषद का अंतर्राज्यीय विकास में सहायता प्रदान करना, सही है। अंतर्राज्यीय विवादों का मतलब समाधान, ये भी सही है। अंतर्राज्यीय सहयोग प्रदान करना, ये भी सही है। इस तरह से 20 का आपका क्या हो जाता है कि डी नंबर हो जाता है। और एक होता है आपको अंतर्राज्यीय परिषद, तो अनुच्छेद आपको याद रखिएगा कितना के अंतर्गत आता है? वह 263 के अंतर्गत आता है। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध अच्छा से बनाने के लिए आपका ये चीज़ होता है। चलिए, और क्षेत्रीय परिषदों की कुल संख्या आपको कितना है? तो याद रखिएगा आपको टोटल कितना है? 5 है। चलिए 21 नंबर प्रश्न है कि धन विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में कौन सा एक कथन आपका सही है? तो इसमें से याद रखिएगा वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, तो ये क्या होगा कि गलत हो गया, उससे नहीं, क्योंकि यहाँ पे धन विधेयक से संबंधित है। किसी संसद में किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो गलत बात है। धन विधेयक किसी भी सदन यानी कि राज्यसभा में आ ही नहीं सकता है, या लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, गलत है, क्योंकि लोकसभा का ही तो मुख्य काम होता है। और इस तरह से देखेंगे तो यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ पहले आपको लोकसभा में ही आपको पारित होता है। और ये अनुच्छेद याद रखिएगा, लोकसभा कितना आपको, ये धन विधेयक अनुच्छेद कितना में 110 में मिलता है, विशेष धन विधेयक आपको 109 में आपको मिलता है। हालांकि यह धन विधेयक जब जाता है राज्यसभा में तो याद रखिए वह 14 दिनों के अंदर उसे मतलब अथी क्या करता है, बिना संशोधित किए हुए उसे क्या करता है कि लौटा देना चाहिए। अगर नहीं लौटाया जाता है तो 14 दिनों के बाद उसे क्या करता है, धन विधेयक को पारित मान लिया जाता है। 22 नंबर प्रश्न है, कौन से मामले में अखिल भारतीय जो कि मामले में भारतीय संसद को 24वां संवैधानिक क्या होता है संशोधन को अधिनियमित करने के लिए उद्यतम किया गया था? तो याद रखिए वो गोलकनाथ मामला में आपको किया गया था। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु आपको कितना चाहिए? तो 25 वर्ष चाहिए, क्योंकि यह लोकसभा का ही सदस्य आपको यह प्रधानमंत्री होता है। जबकि राज्यसभा का सदस्य के लिए याद रखिएगा आपको 30 वर्ष चाहिए, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए आपको 35 वर्ष चाहिए। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीश वगैरह बनने के लिए आपका कोई उम्र का यानी कि कुछ भी उम्र का अथी नहीं होती है, उसमें आवश्यकता पड़ता है, ये चीज़ याद रखना होगा। बाकी आपको जैसे ये मुखिया वगैरह हो गया वार्ड वाला, तो ये आपको 21 वर्ष चाहिए। आप वोट देने का अधिकार में याद रखिएगा आपको कितना है, तो 18 वर्ष आपका चाहिए। तो इस तरह से सभी भी आप रिकॉल कर लीजिए। चलिए प्रधानमंत्री को तो याद रखिएगा आर्टिकल कितना में आपको मिलता है, या 74 में मिलता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो यही आपका क्या है 24 का सी होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं, भारतीय इतिहास के साहित्य स्रोतों के संदर्भ में कथनों में से कौन सा आपका कथन इसमें से सही है? तो देखना है गौतम बुद्ध से जुड़े हुए हैं, तो जातक कथा है, बुद्ध के पूरा जन्म के कथाएं हैं, तो ये आपका सही है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मुख्यतः एक आर्थिक ग्रंथ है, आर्थिक नहीं बल्कि यह राजनीतिक ग्रंथ है, यानी कि उसमें पॉलिटिक्स का, राजनीति का चर्चा मिलता है आपको बुक जो है कि अर्थशास्त्र में। चलिए, जबकि कालिदास की रचनाओं में गुप्तकालीन, उत्तरी और मध्यकालीन भारत के समाज के जीवन की जानकारी मिलती है, तो बात सही है। ये कालिदास आपको ये गुप्त काल के बाद का भी समय बताते हैं, और जो अकबर के समय में जो था उसके मध्य में भी आपको ये बताते हैं। तो इस तरह से 1 और 3 आपका क्या है कि इसका आंसर सही है, तो 25 का सी नंबर आपका हो जाता है। चलिए 26 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आएंगे। 26 नंबर सिकंदर से जुड़ा हुआ है। भारत में सिकंदर के आक्रमण जो हुआ, सिकंदर के आक्रमण, भारत पर आक्रमण के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है।
तो चलिए भारत में इसका सामना सबसे पहले तक्षशिला के जो कि शासक था आंभिक उसके साथ हुआ था। ये आपका तो सही है, क्योंकि गांधार की राजधानी उस समय कहाँ हुआ करती थी, तो तक्षशिला, हालांकि यह भी पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये आपका सही है। उसका भारत में सबसे पहले शक्तिशाली विरोध पोरस के साथ हुआ था, तो ये भी बात सही है। तो क्योंकि उसके साथ में हुआ था, जिसे मतलब वितस्ता का युद्ध, झेलम का युद्ध, या आपको वितस्ता झेलम का या हाइडेस्पीच के युद्ध के नाम से आपको ये जाना जाता है। उसके समय भारत पर आक्रमण के समय मगध पर मौर्य वंश का शासन था। ये आपका गलत है, क्योंकि उस समय क्या नंद वंश का शासक था। नंद वंश का याद रखिएगा, वो आपको कौन सा व्यक्ति था, तो जो धनानंद था उस समय वह राजा था। तो तीसरा आपका इसमें गलत हो जाता है, यानी कि 1 और 2 इसका क्या है कि आपका आंसर सही है। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर आएंगे। यहाँ पे भी दिल्ली सल्तनत के आर्थिक सामाजिक जीवन के संदर्भ में लिखित कथनों पे कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे देखना है कि सही नहीं है, उसमें आपको हम लोग पहचान करेंगे। तो चलिए देखते हैं। उस काल में चांदी के टंके और तांबे के दिरहम आधारित मुद्रा प्रणाली प्रचलन में थी। तो बात सही था कि था उस समय। भारत पश्चिमी एशिया में साटन, कांच के बर्तन और घोड़ों का उपयोग, यानी कि ये भी आपका सही है। और तीसरा आपका रहा है कि लोहे के रकाबों का प्रयोग अधिक प्रचलन में था। तो ये भी आपका सही है। जबकि उस काल में भारत फारस की खाड़ी और लाल सागर के समीप में उस देशों के साथ व्यापार नहीं करता था, बल्कि क्या होता था कि होता था। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 27 का डी नंबर आपका आंसर हो जाता है। चलिए 28 नंबर प्रश्न आता है यहाँ पे, शेरशाह सूरी से जुड़ा हुआ है। देखते हैं कौन सा सूरी के बारे में सही है, तो इसमें से सही को देखना है। तो शेरशाह सूरी एक अफगान था, बहुत योग्य शासक था। उसने अच्छे सुधारों को अकबर ने जारी किया था। तो बात सही है, उसका देखा देखी बाद में अकबर ने उसका कॉपी किया हुआ था। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का भी निर्माण करवाया और चांदी के सिक्के और रुपये के भी शुरुआत करवाया था 1541 में। तो ये भी आपका सही है। शेरशाह सूरी ने बक्सर की लड़ाई में, ये तो याद रखिए, ये बक्सर की लड़ाई नहीं बल्कि चौसा के लड़ाई में वह हुमायूं को आपको हराया था, और वह 14 साल के लिए निर्वासित जीवन हुमायूं चला गया था। इस तरह से देखेंगे तो 3 नंबर आपका गलत है। शेरशाह सूरी ने किसानों को सीधे पट्टे पर के लिए किसान और सम्राटों के बीच एक बिचौलिया नहीं रखा, मतलब नहीं रहा। तो ये भी आपका सही है। अकाल आयोग के सहायता कोष के लिए भी उपकरण लगाया था। तो ये भी आपका सही है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो सिर्फ 3 नंबर आपका क्या है कि आपका गलत हो जाता है। बाकी 1, 2, 4, 5 क्या है कि आपका सही है। तो 1, 2, 4, 5, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 28 का डी नंबर आपका आंसर सही है। चलिए 29 नंबर प्रश्न आते हैं, कौन सा इसमें से मिलान में सत्य नहीं है, तो उसकी पहचान करना है। तो चलिए राजस्व की जो व्यवस्था था अकबर ने लाया था, राजस्व प्रणाली के 10 साला पंथी पर। तो ये तो आपका सही है। झरोखा दर्शन जहांगीर, तो ये गलत है। जहांगीर नहीं बल्कि आपको ये अकबर के द्वारा ही आपको लाया गया था। तो ये आपका गलत हो गया। क्या था झरोखा दर्शन? इसमें जन विश्वास के रूप में शाही को प्रथा मतलब स्वीकृत को बढ़ाना, यानी कि छत के एक बाहर बालकोनी में खड़ा होकर लोग अपना राजा दर्शन देते थे। तो वही आपका झरोखा दर्शन उस समय होता था। तो ये आपका गलत हो गया। शाही सैनिक, तो ये अलाउद्दीन, तो बात सही है। पेशेवर कुशल सैनिकों के लिए एकता के मतलब समाप्ति खिलजी जो किया था, अन्य सरदारों को छोड़कर नगद के रूप में वेतन भुगतान, यानी कि सैनिकों का हुलिया वगैरह लिखता था, उसे नगद वेतन देता था, और घोड़ों दागने की प्रथा वगैरह ये सब कुछ अलाउद्दीन खिलजी ने आपको चलाया हुआ था। तो ये आपका सही है। दीवाने खैरात मोहम्मद बिन तुगलक था। तो ये तो आपका गलत हो गया। दीवाने खैरात आपको ये यानी कि एफएसटी किया हुआ था, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा आपको किया गया था। तो इसमें से देखेंगे तो कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो इस तरह से 29 का आपको क्या हो जाता है कि सी नंबर हो जाता है, यानी कि 2 और 4 आपको क्या है कि इसमें आपका सही नहीं है। चलिए 30 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आएंगे। 30 नंबर प्रश्न कहता है, आंग्ल मराठा युद्ध के कथनों पर यहाँ क्या करना है, विचार करना है। तो मराठा का उत्तराधिकारी की लड़ाई में अंग्रेजों ने उसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप का क्या हुआ कि आपको मौका मिला। तो ये सही है। 1802 में बेसिन की संधि के तहत पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। तो ये भी आपका सही है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की जीत हुई थी। जीत नहीं हुआ था बल्कि क्या होता कि हार हो गई थी। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसमें 1 और 2 ही आपका केवल सही है। तो 30 का आपका बी नंबर आंसर हो जाता है। चलिए 31 नंबर प्रश्न आएंगे। 1857 की क्रांति से संबंधित है आपका। तो चलिए, किसान और जमींदार अत्यधिक कर और लगान वसूली के कठोर तरीकों से नाराज थे। तो सही है। भारतीय सिपाही धार्मिक भावनाओं और विश्वासों का उल्लंघन करने वाले नियमों का असंतुष्ट थे। ये भी सही है। भारतीयों ने यह महसूस किया कि सामाजिक सुधार के आड़ में अंग्रेजों की परंपरागत जीवन शैली को नष्ट हमारा कर रहा है। तो ये भी आपका सही है। इस तरह से अगर देखेंगे तो 31 का आपका डी नंबर हो जाता है। 1, 2, 3 आपका तीनों के तीनों आपका सही है।
चलिए 32 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। किसी देश का अन्य देशों के साथ मौद्रिक आदान प्रदान के वार्षिक लेखा जोखा को किस नाम से हम लोग को जाना जाता है? तो याद रखना है आपको, ये क्या है, भुगतान संतुलन के नाम से जाना जाता है। 33 है कि क्या सही नहीं है? पंचवर्षीय योजना है, मिलान करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड मॉडल 51 से 56 सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस वाला यानी 56 से 61 ये भी ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 66 ये भी आपका सही है। और चौथा गॉडगिल फार्मूला था आपको, तो याद रखिए यहाँ पे क्या है कि ये गलत हो गया, क्योंकि यही वाला गलत है, क्योंकि यहाँ 3 साल का योजना अवकाश मिला हुआ था, तो ये 66 से लेकर 69 तक मिला हुआ था, तो इस तरह से ये आपका गलत हो गया। जबकि 69 से क्या था, ये 74 तक चला हुआ था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण आपका क्या होता है? तो याद रखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या मुख्य लक्षण? प्रशासनिक मूल्य नहीं, सार्वजनिक स्वामित्व नहीं, आर्थिक आयोजन ये भी नहीं होगा, निजी स्वामित्व। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में याद रखिएगा निजी स्वामित्व आपको देखने को मिलता है खासतौर से अमेरिका में, जबकि सामाजिक अर्थव्यवस्था आपको कहाँ से याद रखिएगा, रूस में चलता है। चलिए 35 नंबर देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन। कौन सी पूर्ण प्रतिस्पर्धा के पूर्व अवधारणा नहीं है? तो इसमें से यानी कि 3 तो होगा, कोई इसमें एक नहीं होगा। बहु क्रेता और एकल विक्रेता, तो यही हो गया, गलत है, क्योंकि बहु जब क्रेता होगा तो बहुल क्या होगा कि वहाँ पे विक्रेता भी आपको होता है। तो 35 का आपका ए नंबर आंसर हो जाता है। 36 नंबर आगत और निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है, तो याद रखिए वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको मिलता है देखने को। 37 नंबर प्रश्न आता है, कौन से जोड़े क्या है कि सुमिलित वाला हम देखना है, यानी कि देख लीजिए ध्यान से, एनोरेक्सिया यानी कि ये नींद से संबंधित, गलत है, ये क्या होगा, गलत है, ये खाने के विकार से संबंधित ये रहता है। और दूसरा नंबर हम लोग का देखते हैं एनसोमिनिया, तो ये क्या होता है कि ये नींद से होता है, तो ये भी आपका 2 नंबर भी आपका गलत हो गया। 3 नंबर का रहा है कि डिस्पनिया यानी कि सांस की तकलीफ से संबंधित, ये आपका सही है। एनोसिमिनिया यानी कि गंध की आंशिक और पूर्ण हानि से, तो ये भी आपका सही है, यानी कि 3 और 4 आपको क्या है कि इसमें सही है। तो इस तरह से अगर ऑप्शन देखेंगे तो आपको 3 और 4 यानी कि ये सी नंबर आपका 37 का हो जाता है। चलिए 38 नंबर सवाल की ओर हम लोग देखेंगे, कौन सा जीव के स्वाद नहीं होता है? तो मीठा, तो ये आपको महसूस होता है, कड़वा ये भी होता है, नमकीन ये भी आपको महसूस हो जाता है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो ये होता है उमामी खट्टा, तो ये भी होता है, तीखा तो ये भी आपको महसूस होता है। तो इस तरह से अगर इसमें देखेंगे तो इसमें से क्या है, नहीं की पहचान करना है, तो इस तरह से नहीं का यानी कि 4 और 7 हो गया, यानी कि ये सी नंबर आपका होगा, यानी कि मसालेदार ये आपको महसूस नहीं करता है, और ये जो तीखा है ये आपको महसूस नहीं करता है। बाकी आपको सभी यानी कि उमामी भी आपको, खट्टा भी, ये सब का महसूस कराता है, क्योंकि आगे के भाग में आपको मीठा कराता है, पीछे के भाग में याद रखेगा आपको वह कड़वा का एहसास करता है, अगल बगल साइड में भी ये आपको नमकीन देता है, जबकि बीचों बीच आपको क्या होता है कि महसूस होता ही नहीं है। चलिए 39 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि mRNA का मतलब वह विस्तारित रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो mRNA यानी कि यह मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। 40 नंबर है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं उन्हें क्या कार्टिलेज के नाम से जाना जाता है। और चूंकि कैल्शियम में जानते हैं कि कैल्शियम फास्फेट मतलब कैल्शियम जो होता है वो हड्डी जो होता है कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना हुआ होता है, तो वह कैल्शियम फास्फेट के रूप में रहता है, यानी कि CA3PO4 है। ये आपका क्या होता है कि होल टूथ, इस तरह से यही आपका फॉर्मूला होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं 41 नंबर प्रश्न, यहाँ से हम लोग का करंट अफेयर शुरू हो रहा है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में मिशन पॉम ऑयल के तहत पहली ऑयल पॉम प्रोसेसिंग मतलब क्या होगा कि मिल का उद्घाटन किया है? तो वो आपको अरुणाचल प्रदेश में। भारत के पहले मतलब फ्यूचर लैब का उद्घाटन किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? तो वह राजीव चंद्रशेखर के द्वारा किया गया। हाल ही में संगीत कला निधि 24 से सम्मानित किया गया एम कृष्णा जी को किया गया है। चलिए 44 नंबर प्रश्न है, किसे पर 44 हम लोग का प्रश्न कह रहा है कि परोपकार कार्यों के लिए PV नरसिम्हन राव मेमोरियल पुरस्कार आपको दिया गया है, तो वो आपको रतन टाटा जी को दिया गया। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा मतलब जारी इलेक्टोरल बॉन्ड के लिस्ट में किस पार्टी को सबसे ज़्यादा आपको फंड मिला है? तो आपको याद रखिए वो आपको BJP को मिला है, और दूसरे स्थान पर आपको पार्टी मिला है तो तृणमूल कांग्रेस यानी TMC को, और तीसरा मतलब चंदा मिला तो ये आप नहीं है, यहाँ पे याद रखिए वो कांग्रेस को आपको मिला हुआ है।
चलिए 46 नंबर प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट का तीसरा परीक्षण किया गया? तो स्पेस एक्स, ये एलन मास्क की कंपनी है। टेस्ला भी आपको एलन मास्क का ही है। बाकी ये नासा तो आप जान रहे हैं अमेरिका का हो गया, जाक्सा आपका जापान का हो गया, इसरो तो आपका इंडिया का है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत के लिए पहला गेमिंग मतलब इक्विबेटर लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो ये क्राफ्टन इंडिया ने घोषणा किया है। और सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम आपको याद रखिएगा कहाँ पे, यूपी राज्य में आपको खेला जाता है। 48 प्रश्न, हाल ही में भारत और इटली के सैन्य सहयोग समूहों की बैठक का 12वां संस्करण आपको कहाँ पे किया गया है? तो इस तरह से देखेंगे तो आपको कहाँ पे, तो ये आपको नई दिल्ली में हुआ है। चलिए 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस कंपनी ने भारत के सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली को सफलतापूर्वक आपको लॉन्च किया है? तो वह टाटा पावर आपको लॉन्च किया है। और हाल ही में, और ये अंतिम प्रश्न, हाल ही में पोखरा को किस देश ने पर्यटक राजधानी घोषित किया है? तो याद रखे वह किस देश ने आपको किया है, तो वह नेपाल ने आपको किया। इस तरह से हमारा ये सेट हमारा कंप्लीट होता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद।